बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपना कॉर्पोरेट फाइनेंस का सिक्स लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम जो चीजें डिस्कस करेंगे वो फाइनेंस थ्योरी को डिस्कस करेंगे और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिस्कस करेंगे। अब फाइनेंस की थ्योरी के अंदर ये कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हमें किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में हम हेल्प देते हैं। अब वो कौन कौन से फाइनेंस कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करते हैं। There are certain finance concepts that should be kept in mind while making an analysis of financial decision. The one-liner given here would help you in committing these concepts to your memory. अब ये कंसेप्ट कौन कौन से हैं? ये बहुत ही फाइनेंस के अहम कंसेप्ट हैं और इसको समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले जो कंसेप्ट है फाइनेंस का तो ये कहता है कि अ रुपी टुडे इज वर्थ मोर देन अ रुपी टुमारो, कि जो रुपए की वैल्यू आज है वो उसकी वैल्यू वो कल नहीं रहेगी। अब ये जो थ्योरी है ये कौन सी थ्योरी हमें बताती है? ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी और एंड इंटरेस्ट की थ्योरी हमें बताती है। हम अगर देखें प्रीवियस आज से 10 साल पहले जो एक रुपए की वैल्यू थी, क्या आज वाकई वो रुपए की वैल्यू है? पहले जो 1000 की वर्थ थी क्या आज वो वर्थ है? इसी तरह अगर हम 1 लाख रुपए की बात करें तो वाकई आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए में जो प्रोडक्ट हम खरीद सकते थे क्या वो प्रोडक्ट हम खरीद सकते हैं? हम ज्यादा दूर ना भी जाएं, हम सिंपल यही 2 साल पहले या 1.5 साल पहले को हम देखें कि जो रुपए की वैल्यू थी हमारा कितना रुपए की वैल्यू डिक्रीज हुई है। अब ये हमें ये बताता है कि आज जो रुपए की वैल्यू है इन फ्यूचर वो वैल्यू रुपए की नहीं होगी। और इस रुपए की वैल्यू को हमें डिक्रीज होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट ये कहता है कि हमें पैसे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। अगर हम पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे हमारे पैसे डिवैल्यू होते रहेंगे और एट द एंड हमें लॉस होता रह जाएगा। अब अगला कंसेप्ट कहता है अ सेफ रुपी इज वर्थ मोर देन अ रिस्की रुपी, कि जो हमारा हम जो पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने से हमारा सारा का सारा पैसा डूब जाए, इसकी बजाय हमारा पैसा सेफ रह जाए, हमारा पैसा हम इन्वेस्टमेंट ना करें, हम रिस्क ना लें, ठीक है, और हम कहते हैं अपने पैसे को सेफ रखें। अब ये कंफ्यूजन हो गई है। कंफ्यूजन क्या हो गई है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है कि आपकी पैसे की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, आप पैसे की वैल्यू को डिक्रीज से बचाने के लिए पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। आपका दूसरा थ्योरी कहते हैं कि जी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके सारे पैसे डूबने के चांसेस हैं। आपके सारे पैसे डूब गए तो आपके पास जो वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, डिक्रीज होने के बाद कुछ ना कुछ तो अमाउंट बचेगी, तो आप कुछ ना कुछ अमाउंट जो बचेगी उससे भी हाथ धो बैठेंगे। अब अगली थ्योरी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए है, वो कहता है डोंट कंपेयर एप्पल टू ऑरेंज। अब एप्पल टू ऑरेंज से क्या मुराद है? डिस्काउंटिंग एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये थ्योरी है। अब ये थ्योरी में ये कहता है कि हमने पैसा जो इन्वेस्टमेंट करना है उसके अंदर जो फैसिलिटी या उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट करना, उसकी करेक्टरिस्टिक से डिफरेंट है। इसके अंदर एक आपको फ्रूट की एग्जांपल दी गई है कि डोंट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंज। देखिए एप्पल का कंपैरिजन ऑरेंज के साथ नहीं किया जा सकता। क्यों? एप्पल की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं पड़े वो ऑरेंज में नहीं है। अब ये बंदा कोई कहे कि जी मैंने एप्पल खाया है और मुझे ऑरेंज का टेस्ट आ रहा है, तो ये एक बेवकूफाना हरकत है या अक्लमंदाना बात नहीं है। इसी तरह अगर आप जब पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो
उसके अंदर जो फीचर्स होंगे या उसके अंदर जो डिसएडवांटेज या एडवांटेज होंगे वो आपको पैसे ना इन्वेस्टमेंट करने से नहीं मिलेंगे। सो हमने इस चीज को बहुत ज्यादा अपने माइंड में मद्देनजर रखना है कि हमने एप्पल की कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक उसको देखना है, और अगर हमने नहीं इन्वेस्टमेंट करना तो उसके कैरेक्टरिस्टिक या उसके फीचर के मुताबिक हमने करना है। हमारा जिस तरह पाकिस्तान का एनवायरनमेंट है, हमारे यहाँ लोग बहुत कम अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। उन्हें क्यों वो डरते हैं? उन्हें पता है कि हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे हमारा पैसा डूब जाएगा। इसलिए ज्यादातर जो पाकिस्तान कल्चर के अंदर एक जो ट्रेंड है वो मोस्टली अपना पैसा बैंक के अंदर सेव करने का है, अपना दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करने का है। बिजनेस का हमारे पाकिस्तान के अंदर माइंड बहुत कम है। अब अगली थ्योरी क्या हमें बताती है, डोंट पुट ऑल एग्स इन योर वन बास्केट। अब एग्स से क्या मुराद है? हमारे अंडे हैं। अंडे से मुराद हमारे इन्वेस्टमेंट है। हमें अब ये थ्योरी हमें ये कहती है कि देखें आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट को तमाम इन्वेस्टमेंट को एक जगह मत लगाएं। अब खुदा ना खासा मिसाल के तौर पर आप सारी इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं अपना PIA के शेयर्स खरीदने में। अब खुदा ना खासा कंपनी डूबी तो आपके सारे शेयर्स डूब जाएंगे। आप यही पैसा आप क्या करें, कुछ हिस्सा PIA के शेयर्स खरीदने में लगाएं, यानी कि आपकी इंडस्ट्री डिफरेंट हो। कुछ हिस्सा आप ऑयल गैस के शेयर्स में लगाएं। आप इस तरह पोर्टफोलियो बना दें कि आपके पास लेट्स सपोज अगर 1 लाख रुपया है तो 1 लाख में 10-10, 20-20 हजार के यूनिट बना लें या 30-30, 40 हजार के यूनिट बना लें और उनको डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। अब इसमें एक बात अहम है, इंडस्ट्री सेम नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तो आप PIA के शेयर्स खरीद रहे हैं, आप अगले शेयर्स इन्वेस्टमेंट आपका कहते हैं उसमें ब्लू एयर लाइन में कर रहे हैं। अब देखो ये इंडस्ट्री सेम है। अब दोनों इंडस्ट्री सेम होने की वजह से अगर खुदा ना खासा कोई पॉलिसी या गवर्नमेंट का ऐसा रूल्स रेगुलेशन आते हैं जिसके शेयर्स की वैल्यू डाउन हो जाती है तो क्या होगा, आपको दोनों तरफ से नुकसान होगा। आपका इंडस्ट्री डिफरेंट होनी चाहिए, यानी कि अगर आपके 1 लाख रुपया 30,000 रुपया आप लाइन में इन्वेस्टमेंट करें तो 30,000 रुपया आप ऑयल एंड गैस में इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं है कि आप ऑयल एंड गैस कंपनी में आप पार्को में कहते हैं 30,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब अगली इन्वेस्टमेंट शेल में कर रहे हैं। अब ये दोनों सेम इंडस्ट्रीज है, तो डोंट पुट ऑल एग्स इन योर वन बास्केट के अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन ग्रुप के अंदर या डिफरेंट कंपनीज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप की इन्वेस्टमेंट सेफ हो सके। अब इसी तरह अगली थ्योरी है, देखें आप एक जिस तरह इसमें एग्जांपल दी गई है एग की, आप एग कहीं भी डाल दें, ठीक है, एग के चांसेस हैं टूटने के, तो हर हाल में टूटेगा ही टूटेगा। अब आप कौन सा ऐसा लाहेअमल तैयार किया जाए जिससे आपका जो एग है या इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल ना टूटे। तो इसके लिए एक अगली थ्योरी है हेजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। हेजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं कि गेट इंश्योरेंस बिकॉज यू विल ब्रेक सम एग्स, कि आप अपने जहां मर्जी इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट से के एग को इन्वेस्टमेंट के को बचने के लिए, इन्वेस्टमेंट आपकी डूब ना जाए उसके लिए आप इंश्योरेंस करवा लें आपको, ताकि बेफिक्र हो जाए कि आपकी इन्वेस्टमेंट डूब रही है। तो हम इस थ्योरी में सबसे पहले कंसेप्ट को देखते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। टाइम वैल्यू मनी यही बात करता है कि आज जो आपके पैसे की वैल्यू है वो कल उसकी वैल्यू नहीं है। The repeat that you are going to get tomorrow or the day after, this is because if you have rupee in hand, you can put it into bank, invest it and can earn interest on it, and tomorrow you are going to have more than rupee 1, which of course is more desirable than having just 1 rupee। ये बात मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फायदा होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपका पैसा डिक्रीज हो रहा है। रिस्क एंड रिटर्न दूसरी थ्योरी है, उसकी एक्सप्लेनेशन है।
अब इन्वेस्टर हमेशा चाहता है कि उसे मैक्सिमम रिटर्न मिले। अब मैक्सिमम रिटर्न कब मिलेगा जब वो रिस्क लेगा, लेकिन रिस्क के साथ साथ उसने ये भी देखना है कि वो अपने तमाम इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल खाली हाथ ना रह जाए। So investor want to earn maximum return on their investment. However, risk is a constraint to this objective. Investor dislike risk bearing unless they are adequately compensated for that. No, the risk and return concept state that a safe rupee in your hand is better than a risk rupee which is not in your hand. This may imply that investor would be willing to bear risk if they are offered more than a rupee, that is certain premium for risk bearing. However, in the absence of this additional compensation, a safe rupee is better than a risky rupee. इस सारी बात का एक ही लबाब है कि हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम रिस्क लेंगे तो हमारे पैसा डूबने के चांस है। तो इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर अपना पैसा डुबाना नहीं चाहते, वो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो उन्हें ये बात मंजूर होती है कि हमें मनी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा पैसा तो कुछ न कुछ सेफ रहेगा। डिस्काउंटिंग एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये तीसरी थ्योरी थी, मैंने जो आपको पहले भी बताया कि दोनों की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये थ्योरी हमें ये बताती है कि जी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके एडवांटेज, उसके फीचर्स अलग हैं, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो उसके अपने एडवांटेज है। Whether discounting for an asset or company, we have to see what cash flow would it generate during its future life. Then we bring back those future cash flow to the present. Compare apple to apple rather than orange. हमेशा एक बात याद रखें, आपके जो कंपेयर होता है वो हमेशा एक जैसे करेक्टरिस्टिक और फीचर जैसे लोगों से आता है। अब एक नौजवान आदमी एक छोटे बच्चे के साथ उसका कंपेयर किया जाए तो ये हम किसी तरीके से नहीं कह सकते ये कंपेयर ठीक है। हमेशा इसी तरह जब इंडस्ट्री का कंपैरिजन होता है तो उसका सेम कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं कि वो उस कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक है या नहीं है। हम नौजवान के साथ ही कंपेयर करेंगे, नौजवान का बुजुर्ग के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर से ही हम कंपेयर करेंगे। अब एजुकेशन सेक्टर का हम कॉर्पोरेट सेक्टर या बिजनेस सेक्टर के साथ कंपेयर करें या हम ऑयल एंड इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें तो ये कंपेयर ठीक नहीं होगा। तो ये दोनों डिफरेंट है, इसलिए हमें दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करना चाहिए, आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। फिर पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन आपको यही मैंने आपको बताया था कि हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, पूल बनाते हैं। पूल के अंदर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट तरीके से मैनेज करते हैं। हम अब देखें, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक स्टूडेंट होते हैं, अगर तमाम अपनी मेहनत को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करे तो क्या होगा, एक सब्जेक्ट में तो 4 CGP ले लेगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में इन्वेस्टमेंट, अपना टाइम की इन्वेस्टमेंट ना करने से, अपनी हार्ड वर्किंग ना करने की वजह से वो रह जाएगा। इसी तरह आपको अपना एक पूल बनाना है। पूल के अंदर आपने तमाम चीजों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कि किसमें आपने मैक्सिमम, अगर आपका किसी में इंटरेस्ट ज्यादा है, किसी में आपने समझते हैं कि इस आपका दिल मानता है कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी है, आप उसमें करें, लेकिन बाकी अदर सेक्टर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट को अदर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करें। सो how to select different investment options so as to reduce risk of losing the invested money. The rule of finance says do not put all eggs in your one basket. अब मैंने रीजन आपको बता दी थी कि अपने अगर तमाम एग्स एक ही जगह पर बास्केट में डाल दें, आप अगर एक सिंपल जनरल से भी एग्जांपल दें, आप तमाम अंडे को एक ही जगह पर रखें, अगर खुदा ना खासा कोई
प्रॉब्लम फेस होती है, आपके तमाम अंडे टूटने के चांसेस हैं। अगर वही अंडे आप 3 हिस्सों में डिवाइड करके रखें तो मैक्सिमम चांस है, अगर एक बास्केट आपसे टूट भी जाती है या एक बास्केट डैमेज हो जाती है तो बाकी 2 बास्केट आपकी डैमेज होने के चांसेस कम है और आपकी इन्वेस्टमेंट आपके सेव होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए कभी भी अपनी तमाम मेहनत को एक ही जगह पर कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, यानी कि एक सब्जेक्ट के ऊपर तमाम के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि क्योंकि आपने तमाम सब्जेक्ट में पास होना लाजमी होता है। हेजिंग है रिस्क मैनेजमेंट। हेजिंग है रिस्क मैनेजमेंट का मैंने पहले भी आपको कंसेप्ट बताया। ये बहुत ही अच्छा थ्योरी है। ये कहती है कि हम चाहे आप 3 बास्केट भी बना लें और 3 बास्केट बनाने के बावजूद आपके चांसेस हैं कि एग ने इन्वेस्टमेंट ने डूबना ही डूबना है, तो कौन सा ऐसा तरीका आप इख्तियार करें कि आपकी इन्वेस्टमेंट ना डूबे। तो उसका बेहतरीन तरीका आपका हेजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट है। हेजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट ये कहता है आप जहां मर्जी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसकी इंश्योरेंस करवाएं, ताकि आपके लॉसेस के चांसेस जो हो वो मिनिमम हो। सो हेजिंग इज अ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या है? एन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड वे। एक इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड वे क्या होता है? मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट उठाना। आपकी स्ट्रेटजी, स्टूडेंट की स्ट्रेटजी क्या होती है? स्टूडेंट की स्ट्रेटजी है कि लेस इनपुट करके मैक्सिमम आउटपुट गेन करना, थोड़ी सी मेहनत करके 4 CGP लेना। अब वो तरीका क्या है? इज अ स्ट्रेटजी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट दैट इज एम्प्लॉयड बाय इन्वेस्टर टू रिड्यूस एंड मिनिमाइज द चांस ऑफ लॉस। Insurance is said to be an effective tool used to manage risk. The concept of hedging and risk management says that whether you put your egg in one basket or in different baskets, chances are there that you will break your eggs. So it is better to get the eggs insured. Insurance is the best way to avoid loss, so that even if the loss occurs, you may get a claim on your damage. इंश्योरेंस का आपको मालूम है कि आप इंश्योरेंस करवा लेते हैं, आपके अंडे अगर टूट भी जाते हैं आप क्लेम कराएंगे कि ये इन्वेस्टमेंट है, ये डूब गई, आप मुझे रिटर्न वापस करें। अब आज के दौर में हम देखें कि कोई भी एक्टिविटीज है, चाहे हम क्या कहते हैं दुकान की बात कर लें या हम किसी भी बिजनेस की बात कर लें, अपनी इंसान की जिंदगी के अंदर हम देखें ना, लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, हमारी बाइक की इंश्योरेंस है, हमारी गाड़ी के इंश्योरेंस है, हमारी इवन के सेल फोन की भी इंश्योरेंस है। तो ये सारी इंश्योरेंस हम क्यों करवाते हैं या इंश्योरेंस क्यों आई है? ये हमारे जो रिस्क है या हमारे चांसेस ऑफ लॉसेस हैं उनको कम करने के लिए आई है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव टूल है। ये बहुत तेजी से हमारा ये कंसेप्ट इंक्रीज भी हो रहा है। आप देखें पहले इंश्योरेंस को बहुत कम लोग करवाते थे और लोग इससे अवॉइड करते थे, लेकिन आज के दौर में ये बहुत ज्यादा लोग इस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं ताकि वो अपने रिस्क को मिनिमम कर सके। अब अगला हमारा इसी से रिलेटेड पहला टाइम वैल्यू मनी का कंसेप्ट है। टाइम वैल्यू मनी के अंदर मैंने आपको बताई थी कि हमारी, अगर हम इस लफ्जी मतलब देखें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम के साथ वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी क्या है? अब टाइम ऑफ वैल्यू मनी के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारा इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट से ही हमारी मनी की वैल्यू इंक्रीज होती है, क्योंकि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर हमारी जो अर्निंग होती है या प्रॉफिट होती है उसे हमें इंटरेस्ट का नाम देता है। अब वो इंटरेस्ट रेट ही होता है जिससे हमारी अर्निंग या हमारा प्रॉफिट हम गेन करते हैं, जो हमें बताता है। अब इसमें इंटरेस्ट रेट के अंदर एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंडेड, फिर एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब इंटरेस्ट क्या होता है ये आपको पता है कि हम इसको आगे डिस्कस भी करते हैं। अब ये एक एग्जांपल दी गई है कि आपके पास $10,000 है, ठीक है, और वही $10,000 आपको 5 साल बाद मिलेंगे। आप किसको प्रायोरिटी देंगे? आज के $10,000 को या फ्यूचर के 5 साल बाद जो आपको 10,000 मिलेंगे उसको प्रायोरिटी देंगे? तो अगर हम सिंपल सी बात देखें
तो लास्टिंग बात है, आज के ही जो $10,000 हैं उसको हम प्रायोरिटी देंगे। क्यों उसको प्रायोरिटी देंगे? हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को, के वक्त के साथ साथ मनी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब वाई टाइम? टाइम बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी डिसीजन मेकिंग है। अब देखिए, दुनिया तेजी से तब्दील हो रही है। जो लोग टाइमली अपने डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं, टाइमली इसको मैनेज कर पाते हैं, वो आज के दौर में कामयाब है। जो लोग टाइमली अपनी चीजों को मैनेज नहीं कर पाते तो वो नाकाम। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है आपके मनी की इन्वेस्टमेंट के हवाले से। आप आपके पास पैसे हैं, आप अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपने टाइमली डिसीजन कर लिया तो आपको उसके ऊपर बेनिफिट मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट नहीं की तो क्या होगा? वो पैसा आपके पास तो रहा लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको बेनिफिट ना मिला। टाइम अलाउज यू द अपॉर्चुनिटी टू पोस्टपोन कंजप्शन एंड अर्न इंटरेस्ट। अब टाइप ऑफ इंटरेस्ट के अंदर हमारी दो इंटरेस्ट हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट है, एक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब हम पहले सिंपल इंटरेस्ट को देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट क्या? आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं या उसे ओरिजिनल अमाउंट कहते हैं। उस ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर आपकी अर्निंग क्या है, आप क्या इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है हमारा। यानी कि आपकी लेट्स सपोज 100 रुपया है, 100 रुपया के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपको आपकी अमाउंट कंसीडर हो, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपका जो आपकी अर्निंग है वो इंटरेस्ट प्लस आपके प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड किया जाता है, फिर उसके ऊपर दोबारा इंटरेस्ट लगाया जाता है, फिर आपकी जो अमाउंट आती है वो उसको दोबारा चैन की कंपाउंड की सूरत में आपकी इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो ये इंटरेस्ट पेड अर्न ऑन द प्रीवियस इंटरेस्ट अर्न एज वेल एज ऑन द प्रिंसिपल बोरोड, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। उम्मीद है ये आज आपको ये बातें समझ आ गया। आगे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस और बाकी चीजों को हम डिस्कस करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।